हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम लोग बायोलॉजी का एकदम फंडामेंटल मतलब शुरू से शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद आपको आगे बढ़ता जाएगा ये बायोलॉजी का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल किसने खोजा, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके बारे में वो क्या क्या करते हैं, उनके फंक्शंस ईटीसी और क्या हैं। तो सबसे पहले आपको सेल का तो डिफिनेशन लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि सेल का डिफिनेशन या फिर सेल किसे कहते हैं, इतना मालूम होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है। यह हमारे लाइफ का मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की खोज कब की थी, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। इसके बाद आए स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने एक सेल की थ्योरी दिया। जब आपसे पूछा जाएगा कि सेल की थ्योरी किसने दिया, तो आप लोग को इतना मालूम होना चाहिए, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल की थ्योरी दी। इन्होंने ये अपने अनुसार क्या दिया थ्योरी, कि जो हमारा बॉडी है वो हमारे सेल के मतलब छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है। क्या हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल के छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना होता है। ये किसका का नाम था, स्लाइडेन एंड स्वान का। मतलब अकॉर्डिंग टू स्लाइडेन एंड स्वान आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल या फिर स्मॉलेस्ट सेल। इस तरह आप बोल सकते हैं या फिर अपने से लिख सकते हैं। सेल की थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। अब आते हैं कि जो सेल है सबसे बड़ी सबसे छोटी कहाँ पे होती है। अगर हम बात करें बिगेस्ट सेल की, सबसे बड़ी सेल हमारी कहाँ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है, ओस्ट्रिच एग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उसी में हमारी सबसे बड़ी कोशिका प्रेजेंट होती है। हमारे ह्यूमन में नहीं, पूरे मतलब एनिमल्स या फिर वर्ल्ड में बोल सकते हैं, पूरे ऑस्ट्रिच एग्स मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा ही एक होता है जिसका में सेल सबसे बड़ा होता है। और वहीं मैं बात करूँ सबसे छोटे की, स्मॉलेस्ट सेल की, तो ये कहाँ होता है, माइक्रोप्लाज्म। जो सबसे छोटा मतलब सेल होता है वो कहाँ होता है, माइक्रोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म। अब आते हैं हम लोग अपने ह्यूमन में। देखिए, अगर हम बात करें अपने ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल की, तो आपको मालूम होना चाहिए ओवम। ओवम जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है हमारे ह्यूमन में, जो कि आपके फीमेल में प्रेजेंट होती है। और वहीं सबसे बड़ी और सबसे छोटी में बात करूँ तो सबसे छोटी जो होती है वो स्पर्म होती है, जो कि हमारे मेल में प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल में। ओवम जो होती है वो हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, और स्पर्म हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। वहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन है। लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में मतलब सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी तो प्रेजेंट होगा ना, बड़ी हो गई छोटी हो गई, अब सबसे लॉन्गेस्ट सेल, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो न्यूरॉन है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक देख रहे थे, बड़ी, छोटी और लॉन्गेस्ट। अगर फिर से मैं आप लोगों से पूछूं तो मतलब सबसे बड़ी कोशिका पूरे मानव में कहाँ होती है, ओवम में होती है, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है। सबसे लंबी कहाँ होती है, सबसे लंबी कहाँ होती है, ये हमारी सबसे लंबी कहाँ होती है, ये हमारी न्यूरॉन होती है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल कहाँ होती है, ये हमारे स्पर्म में होती है, जो कि हमारे मेल में प्रेजेंट होती है। और वहीं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन में नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट, तो वो कहाँ होता है, माइक्रोप्लाज्म। मैं इसका नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसका नोट्स ले लेंगे। और वहीं दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका प्रेजेंट होती है वो आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है, ओस्ट्रिच एग्स में आपकी सबसे बड़ी कोशिका प्रेजेंट होती है। और इस सेल की थ्योरी किसने दिया था, सेल की थ्योरी किसने दिया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, एस ये याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल की थ्योरी दी थी। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल की थ्योरी क्या दी थी, कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो सेल के छोटे छोटे अंग से मिलके बना होता है, या फिर सेल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है हमारा बॉडी।
अब इसके बाद जो मेन चीज़ आता है ना, वो आता है आपका सेल डिवीज़न। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जैसे कि सेल का विभाजित होना। तो सेल कैसे विभाजित होता है, जैसे नहीं होता है कि कहीं सेल का पुनर्निर्माण, आप लोग ने सुना होगा सेल का पुनर्निर्माण। जैसे कि कहीं हमारा सेल डैमेज हो गया तो वह पुनर्निर्माण होता है, मतलब कि वो फिर से रीस्टोर करता है हमारे सेल को। उसी को हम लोग, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं। अगर वही मैं बात करूं तो सबसे तेज़ी से सेल डिवीज़न कहाँ होता है, फास्टेस्ट सेल डिवीज़न, तो ये आपके होता है लीवर में। सबसे तेज़ी से जो आपका सेल डिवीज़न होता है वो हमारे लीवर में होता है, और सबसे जो धीमी गति से होता है वो हमारा कहाँ होता है, न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो सबसे धीमी, या फिर यूँ आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, और सेल डिवीज़न नहीं होता है जिसके कारण हमारा कैंसर भी नहीं होता है। अगर वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर कभी बैठे होंगे तो आपने सुना होगा, जैसे कैंसर, जो कैंसर होता है ना, जब औकात से अधिक या फिर हमारे बॉडी में जितना सेल डिवीज़न होना चाहिए उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा सेल डिवीज़न होने लगे ना, तभी कैंसर होता है। और उसी तरह आपने सुना होगा बहुत कम केसेस जो होते हैं वो न्यूरॉन या फिर ब्रेन में ब्रेन कैंसर होता है। ऐसे ब्रेन कैंसर होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्रेन कैंसर आखिर होता क्यों है। सेल डिवीज़न भी अलग से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि जो सबसे तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ होता है, लीवर में, और जो सबसे धीमी गति से होता है वो कहाँ होता है, आपके न्यूरॉन में, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब समझ लेते हैं सेल के ऑर्गेनिज्म पर, धीरे धीरे चलते हैं। ये मान लीजिए आपके सेल हो गए, इसमें आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे कि हमारा सेल ढका हुआ होता है, या फिर जिससे हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये भी आप बोल सकते हैं। ये आपके एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो आपका एनिमल्स और ये क्या नाम है, प्लांट्स, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स से मिलके बना होता है, और सेल मेम्ब्रेन हमारे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। बट एक चीज़ है जो कि हमारे दोनों में प्रेजेंट नहीं होता है। अब वहीं मैं बात करूं सेल वाल की, ठीक है, सेल वाल ये सिर्फ हमारे प्लांट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इसको, जैसे कि प्लांट में देखा होगा आपको, ऊपर से एक कवर लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, जिसको आप लोग हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, छीलना चाहें तो उसको छील सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यह किस चीज़ से बना होता है आपका सेल वाल, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से आपका क्या बना होता है, सेल वाल बना होता है। आप लोग इतना याद रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड्स से बना होता है। उसके बाद आता है आपका सेल वाल, जो कि आपका सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वाल किस चीज़ से बना होता है, जो आपका बना होता है सेल्यूलोज की, और ये आपके पेड़ पौधे इसी में पाया जाता है। चलिए, और इसी को इसी में देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया, इसमें इसके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए। अभी तक तो आपने समझ लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसको, सेल को। और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से याद आया, आप लोग इतना याद रखिएगा, सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इक्वल टू साइटोलॉजी। और वहीं पे आपका एक आता है स्टडी ऑफ टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे सेल के अंदर जो होता है वो लिक्विड टाइप भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल के ऑर्गेनिज्म है ये सब आपस में टकराए नहीं या फिर सटे नहीं, एक जगह स्थिर रहें और अपना वर्क करते रहें। उस सब को रोकने के लिए सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, मालूम होना चाहिए, पुरकिंजे ने
साइटोप्लाज्म की खोज की थी। ये एटलीस्ट आपका लगभग एग्जाम में भी पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए पुरकिंजी ने की थी। अब जब साइटोप्लाज्म बनता है तो साइटोप्लाज्म में लगभग 85% वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में 85% वाटर प्रेजेंट होता है और लगभग साइटोप्लाज्म हमारे जीवन की बेस भी बोल सकते हैं, इसको आधार भी बोल सकते हैं। अगर साइटोप्लाज्म कहाँ थे हम लोग ना, बेस ऑफ लाइफ। अगर मान लीजिए हमारे सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट न रहे तो हमारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये तो आपस में टकरा के खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा सेल किस काम का है? एटलीस्ट मैं आगे आपको बताऊंगा कि किसी ने इस सारे साइटोप्लाज्म को खींच लिया था तब क्या हुआ था, ठीक है। इसलिए ये भी याद रखिएगा आपको, साइटोप्लाज्म लगभग 85% वाटर से बना होता है। ये हमारे लाइफ का बेस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अब जैसे कि हमारा सेल हो गया, इसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है। ये आपका साइटोप्लाज्म हमारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आते हैं इसके अंदर एक ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्यों? यह ऊर्जा गृह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर से लगभग समझ लेते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का नहीं होता है, जैसे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसी टाइप का प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका इस तरह का दीवार लगभग चला रहता है। अब मैं आपको आगे फिगर भी दिखाऊंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल दिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है ये जो आपका दीवार टाइप के दिखता है ना, ये अंदर से खोखली होती है बट ये दीवार ही घूमी हुई होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अंदर से खोखली होती है बट ये दीवार घूमी हुई रहती है। ये जो दीवार घूमी हुई रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टो। क्या बोलते हैं? क्रिस्टो। इसके अंदर एक चक्र चलता है जिससे हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि ये नहीं होता है कि एनर्जी ऐसे ही तो प्रोड्यूस नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के एक अंदर चक्र चलता है जिसका नाम है क्रेब्स, चक्र। इसी के कारण हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो जब 38 ATP आता है ना, तब आपका एक ग्लूकोज बनता है, तब आपका एनर्जी बनना शुरू होता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, कितने ATP के बराबर 1 ग्लूकोज होता है? तो आपका 38 ATP इक्वल टू 1 ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो दीवार बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये किस चीज़ की बनी होती है? क्रिस्टो की बनी होती है। इसके अंदर जो चक्र चलता है वो कौन सा चक्र? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्रेब्स चक्र है, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि हमारा पावर हाउस जो होता है वो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बना रहा है, तो उसको इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है? तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आपका क्या करता है? ये आपका करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। यह हमारे पूरे बॉडी में या फिर पूरे सेल में एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से और यहाँ ले जाना। इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी दोनों को समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी। अब जब मान लीजिए एनर्जी बन गया तो उसको ले जाना ले आना, इसका भी तो कोई काम होगा, तो उसका काम कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो कि आपका सेल डिवीजन में वर्क करता है। ये आपको वहीं पे बताना चाहिए था, सेंट्रोसोम्स। ये आपका कहाँ वर्क करता है? हेल्प इन सेल डिवीजन।
ये भी आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में। अगर आपको इतना मालूम है कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, तो आपको इतना भी मालूम होना चाहिए जो आपका सेंट्रोसोम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा, लीवर में। अगर आपको ये भी मालूम है कि सबसे कम हमारा न्यूरॉन्स या फिर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही कम मात्रा में या फिर ना मात्रा में होगा। और जब सेल डिवीजन ना मात्रा में होगा इसका मतलब क्या, वहाँ पे सेंट्रोसोम भी ना मात्रा में प्रेजेंट होगा या फिर सबसे कम प्रेजेंट होगा। अब वहीं पे जब सेल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एक चीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि देखिए आप लोग को यहाँ पे फिगर दिख रहा है, मेरे को थोड़ा ऑड लग रहा था फिगर बनाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, आपकी ऑल्टमैन ने खोज की थी। इसके अंदर जो ये आपको दीवार सी दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टो बोलते हैं। इसके अंदर जो चक्र चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र चलते हैं। अब वो जो चक्र चलने लगता है तो आपका 38 जब एटीपी बन जाता है तब आपका कितना ग्लूकोज बनता है, तब आपका 1 ग्लूकोज बनता है। अब जब आपका एनर्जी बन जाता है, एनर्जी पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उसको इधर उधर करने का काम कौन करता है, तो उसको इधर उधर जो करने का आपका काम करता है ये होता है आपका गोल्जी बॉडी। जो आपका गोल्जी बॉडी होता है वो आपके एनर्जी को इधर उधर हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। अब आते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से सब किसी को पढ़ लेते हैं। जैसे कि सेंट्रोसोम, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया सेंट्रोसोम क्या होता है, यह हमारे मतलब बॉडी में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा वहाँ बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीजन होने का चांस है। तो हमारा सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में। सबसे कम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में। सबसे ज़्यादा लीवर में, इसलिए सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होगा, लीवर में। सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होगा, न्यूरॉन में। साइटोप्लाज्म को आप लोग समझेंगे, जो कि आपका 85% लगभग वाटर से बना होता है। ये हमारे सेल के लिए लगभग इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया, ठीक है। इसको हम लोग अभी 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे एक आता है स्मूथ, जैसे कि ये जो आपका पार्ट है ये आपका स्मूथ का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो एटलीस्ट आपका फैट का निर्माण करता है, फैट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि वसा होता है, आप लोग हिंदी में इसे चर्बी बोल सकते हैं। जैसे कि पेट वोट में किसी की ज़्यादा फैट हो जाती है, वसा हो जाता है, इसलिए उसका पेट ज़्यादातर बाहर निकल जाता है। तो ये निर्माण कौन करता है, फैट कौन बनाता है हमारे शरीर में, वसा कौन बनाता है, तो आपका स्मूथ डबल होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या बनाता है, फैट बनाता है। और वहीं पर रफ, अब एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप इतना याद रखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ तो होगा, तो यहाँ पे कुछ तो खुरदरा चीज़ होगा ना, कुछ तो खुरदरा चीज़ होगा, तभी तो इसको हम लोग रफ बोलते हैं। तो ये जो खुरदरा चीज़ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और ये जो होता है रफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम लोगों के शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है ना आपके राइबोसोम्स आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे, आप लोग राइबोसोम्स को क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री भी आप लोग राइबोसोम्स को बोल सकते हैं। अब अगर आ ही गए हम लोग राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स के बारे में भी पढ़ लें। तो ये जो आपका यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये आपका क्या होता है, राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है वो आपका एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर के आपका क्या बना होता है, राइबोसोम्स बना होता है। 20 एमिनो एसिड्स से मिलकर आपका राइबोसोम से बना होता है, या फिर 20 एमिनो एसिड से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये जब मैंने 10 + 10 लिखा था, आप लोग इसे समझिए कि ये जो 10 हमारा राइबोसोम होता है ना, ये हमारे शरीर में एटलीस्ट प्रेजेंट होता है, पहले से ही प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा 10 राइबोसोम है, ये हम लोगों को लगभग खाने पीने या फिर अगर हम लोग कुछ एनर्जी वाला चीज़ खा रहे हैं तो उससे हमारा यह प्रोटीन या फिर राइबोसोम्स आता है, एमिनो एसिड्स आता है, ठीक है। और ये 10 एमिनो एसिड्स एटलीस्ट हमारे शरीर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपका क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। आप लोग इसे इतना याद रखिएगा।
अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये याद रखना चाहिए कि 38 ATP = 1 ग्लूकोज। इसको हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कहाँ थे, जैसे कि राइबोसोम्स पढ़ लिए, यहाँ पे हम लोग गोल्जी बॉडी भी पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिए। ये जो आपका वैक्यूल्स होता है ये आपका एटलीस्ट वाटर को स्टोर करता है। ये आप लोग ये याद रखिएगा, जो हमारे सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है ये हम लोगों को क्या करता है, वाटर स्टोर करके रखते हैं हमारे पूरे बॉडी में, और सेल को लगभग वाटर सप्लाई करता है। अब आता है ये हम लोगों का न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस है, जो कि हमारे सेल के पूरे बीचों बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो हमारा मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस होता है, तो इसके हम लोग ब्रेन को क्या, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, ये हम लोगों के 90% एटलीस्ट प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। 90% प्रोटीन का बना होता है, और जो बचा 10% न्यूक्लियस में हमारे जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, क्रोमोसोम्स, मतलब 10% वो प्रेजेंट होता है और 90% डीएनए प्रेजेंट होता है। आखिर न्यूक्लियस हमारे सेल के पूरे बीचों बीच या फिर सेंटर में प्रेजेंट क्यों होता है, तो यह सबको गाइड करता रहता है, जैसे कि सेंट्रोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सबको गाइड करता रहता है कि कोई अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। अब किसका क्या काम है ये भी तो आप जान गए। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी इधर उधर एनर्जी करना। और उसके बाद क्या आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका क्या काम है, स्मूथ का हो गया आपका फैट बनाना, ठीक है। ये सब कि कोई अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट जो होता है ना कि अगर मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये ठीक से काम नहीं करता है तो ये न्यूक्लियस सिर्फ कहेगा कि तू अपना काम ठीक से कर, बट ये पनिश नहीं कर सकता है उसको। यही सबसे बड़ी खराबी होती है कि किसी को हमने इतना पावर दे दिया कि वो सब कुछ यहाँ की देखभाल करे, अब कोई उसकी बात ना माने तो वो उसको पनिश नहीं कर सकता, तो बात और भी बिगड़ने लगती है। तो ऐसा कुछ हुआ न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी इसका एक अलग से अपना एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 90% प्रोटीन से ये सबको क्या करता है, गाइड करता है। तो जब ये किसी को पनिश नहीं कर सकता ना, तब आया आपका लाइसोसोम। तब हमारे सेल में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम। तब लाइसोसोम क्या करता है भाई, यह पनिश कर सकता है, यह किसी को भी पनिश कर सकता है। जैसे कि लाइसोसोम खुद मतलब इतना ज़्यादा उसमें एसिड एंजाइम भरा होता है जो कि किसी को भी ख़त्म कर सकता है अपने सेल में। न्यूक्लियस गाइड करेगा, अगर कोई अपना ठीक से काम नहीं करेगा तो वो लाइसोसोम से बोलता है कि वो अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, लाइसोसोम उससे बोलेगा तू अपना काम ठीक से कर, नहीं करेगा बस उसको उसके पास जाएगा और थोड़ा सा अपने को फाड़ लेगा। अब लाइसोसोम के बारे में समझ लीजिए, जैसे कि यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मिलकर क्या बना होता है, लाइसोसोम जो होता है वो आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मिलकर क्या बना होता है, आपका लाइसोसोम बना होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो अगर कोई भी हमारा सेल का ऑर्गेनिज्म है अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो उसके पास जाएगा, उसके पास थोड़ा सा डाल देगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बस वो खुद जल जाएगा और खुद मर जाएगा। यही फ़ायदा होता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्यों, ये किसी को भी मार सकता है या फिर उसका जो मर गया है सेल उसका सफाई कर सकता है। जैसे कि अगर कहीं पे मारपीट में आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ जैसे कि आपका हाथ हो गया ना तो यहाँ पे आपका काला काला धब्बा बन जाता है। कैसे, तो वहाँ के सभी सेल मर गए होते हैं। तब लाइसोसोम्स भी अगर मर जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइसोसोम भी मर जाता है कहीं पे चोट लगने पे, अभी तो ये सबको मार देगा, लाइसोसोम सभी सबको मार सकता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम सबको मार सकता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो अगर वहाँ पे लाइसोसोम भी मर जाए तो फिर भी इधर जो अगल बगल के सेल होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा अपना एनर्जी या फिर देते हैं, तब यहाँ पे सब कुछ जाके ठीक होता है, फिर यहाँ के सभी सेल्स फिर से
जाग जाते हैं, फिर से अपना सही सही काम करने लगते हैं। अब क्या बचा इसमें, सेल मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ये हमारा जैसे पनिश भी किसी को कर सकता है। न्यूक्लियोलस जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग आगे चैप्टर में एक पढ़ लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैक्यूल्स ये हमारा वाटर को, एक मिनट इसको मैं साफ करूँ। चलिए देखिए, वैक्यूल्स क्या है, हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है या फिर स्टोर करके रखता है वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे इस सेल का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस है, जो कि हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो गोल्जी बॉडी हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करता है इधर से उधर। राइबोसोम क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन बनाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, जैसे कि हमारे शरीर में फैट का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक ये भी हमारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, यह हमारे सेल के अंदर लिक्विड सा भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यह हमारे, अगर मान लीजिए इस साइटोप्लाज्म को निकाल लिया जाए इस सेल से, तो क्या होगा, ये सभी आपस में इधर उधर टकराने लगेंगे या फिर एक जगह हो जाएंगे और सब आपस में ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। और जो हमारा राइबोसोम होता है ना, वो राइबोसोम जैसे कि, और कुछ समझ लीजिए राइबोसोम के बारे में। जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो लगभग हमारा 70S 80S से मिलकर बना होता है। तो जो 80S होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अब आप पूछेंगे एस क्या होता है, तो जो एस होता है ना वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इसको मैं आगे आप लोगों के चैप्टर में बताऊंगा, आप लोग इस पर इतना ध्यान न दीजिए। आप लोग इतना याद रखिएगा, राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब आते हैं कुछ सेल के मज़ेदार फैक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे कि कुछ सेल होते हैं जो मूव कर सकते हैं, कुछ सेल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो कुछ सेल होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए, जैसे कि आपका कुछ सेल हो गए जो कि आपका मूव कर सकते हैं, मूविंग सेल। अब कौन कौन से, जैसे कि आपका स्पर्म हो गया जो कि आपके पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, वो आपका मूव कर सकता है, इधर उधर कर सकता है। अब आपका न्यूरॉन की बात करेंगे तो आपका इधर उधर नहीं कर सकता, ब्रेन में आपका कुछ इधर उधर नहीं हो सकता, तो इसलिए वो नॉन मूविंग सेल हो गए आपका। तो जो मूविंग सेल होते हैं वो आपका, जैसे कि स्पर्म हो गए, ओवम हो गए। और वही बात करें नॉन मूविंग की, तो जो नॉन मूविंग में आपका आता है न्यूरॉन आता है। न्यूरॉन आपका इधर उधर नहीं हो सकता, वरना आपका दिमाग ही इधर उधर हो जाएगा, है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यह मूव कैसे कर सकता है, जैसे कि ये हमारा सेल बना होता है ना, तो इस पे आपका जो इधर कुछ इस साइड पैर टाइप का निकला होता है, जो कि आपका मूव करने में इसको मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिया फ्लेजला, आप लोग उसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दिया गया कि मूविंग सेल कौन है, तो आप लोग इतना तो बता दीजिएगा, स्पर्म और ओवम। तो किसके मतलब सहायता से, किसके हेल्प से मूव करता है, तो सलाइया और फ्लेजला, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत जल्द रुकूंगा। मैंने उस समय आपको बताया था, जैसे कि कितने लोगों को कंफ्यूज में होगा कि मान लीजिए ब्रेन में जब आपका सेल डिवीज़न नहीं होता है तो कैसे आपका ब्रेन कैंसर हो जाता है, जबकि यह भी बात सच है कि अगर सेल डिवीज़न हद से ज़्यादा नहीं होगा तब आपका कैंसर भी नहीं हो सकता है। सेल डिवीज़न होना चाहिए हमारे शरीर में, अगर नहीं होता है फिर भी दिक्कत है, हद से ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत है। तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो लगभग 90% आपका न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन 90% न्यूरॉन से बना होता है और 10% जो होता है आपका, जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, गिलियल सेल। 10% हम लोगों का जो ब्रेन होता है वो गिलियल सेल के बना होता है। जो गिलियल सेल ही होता है इसी में आपका सेल डिवीजन होता है। अब जब हद से ज़्यादा गिलियल सेल का सेल डिवीजन होने लग जाए ना, तब आपका ब्रेन कैंसर हो जाता है। यही इसका मेन कारण है। यह 90% ही न्यूरॉन से बना होता है। अगर यह पूरी न्यूरॉन से बना होता है तो इसमें ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं। और जो न्यूरॉन होता है ये हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप जाके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।